हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शांतनु स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा नगरी ऑफ शांतनु पर। जैसा कि आपको मैं एनसीईआरटी बैच लेके आया था, जिसमें मैं आपको साइंस करा रहा हूं, जिसमें क्लास 6 का अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड भोजन या कहाँ से आता है, भोजन के घटक, और क्लास 7 का अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड पादपों में पोषण और प्राणियों में पोषण, और क्लास 9 का अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। इन सभी चैप्टरों में जो आपको बताया है, इसमें एक ही चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक ही चीज़ को टारगेट किया गया है जो आप पढ़ चुके हो और आगे पढ़ने वाले हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से आप इन चैप्टरों को लेके चलिए एनसीईआरटी को, तो इस हिसाब से आपकी एनसीईआरटी जल्दी से कवर हो जाएगी चैप्टर वाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी में से मैंने आपको जो जो चीज़ दे रखी है वो अलग से शॉर्ट नोट्स में निकाल लिया है। पहले मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स करा दूंगा, फिर फास्टली ये थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है। और मैं भी इसको जल्दी जल्दी करा दूंगा। तो चलो बात करते हैं हम शॉर्ट नोट्स की। ये रहे शॉर्ट नोट्स। चलो स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति क्या है, इससे क्या क्या हुआ, जो क्रांति हुई। ये जो क्रांति हुई थी, ये हुई थी 1966-67 में, या 1965 से 1968 में हुई, ठीक है। इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों, यंत्रों, उन्नत बीजों, उर्वरकों का विकास हुआ। यंत्रों का भी विकास हुआ, इसमें अच्छी क्वालिटी के बीजों का भी विकास हुआ, उर्वरकों का भी विकास हुआ। श्वेत क्रांति, ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। इसके जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब मिश्रित खेती क्या है, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक ही खेत में बोना, ये क्या है, मिश्रित खेती है। जैसे बो देते हैं ना हम, गेहूँ और चना को एक साथ बो देते हैं, या फिर गेहूँ और सरसों को, या मूंगफली सरसों को, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मिश्रित खेती के अंतर्गत। अब बात करते हैं अंतरा फसलीकरण की। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उचित पैटर्न से, क्या, उचित पैटर्न से एक ही खेत में उगाना, ये क्या है, ये अंतरा फसलीकरण है। जैसे एक कतार, एक लाइन में आप में ये सोयाबीन बो दी, 2 लाइनों में बो दिया आपने सोयाबीन, फिर 2 लाइनों में क्या किया आपने, मक्का बो दी। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये अंतरा फसलीकरण के अंतर्गत आता है। बाजरा और लोबिया हो गया, ये किसके अंतर्गत है, अंतरा फसलीकरण। बात करते हैं फसल उत्पादन में उन्नति। फसल उत्पादन में उन्नति कैसे हुई, ये आपको इसको पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं दीप्तिकाल। फोटो पीरियड से क्या होता है, फोटो को मतलब होता है प्रकाश, पीरियड्स काल, प्रकाश का जो समय है, ठीक है। कहने का मतलब है जो दीप्तिकाल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से संबंधित होता है, ठीक है। वर्ष भर में मौसम परिवर्तन सूर्य के प्रकाश के तापक्रम से होता है ना। सूर्य का अगर टेम्परेचर कम है तो मौसम अलग हो जाएगा, सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्मी हो जाएगी, सूर्य का टेम्परेचर यदि कम है तो सर्दी हो जाएंगी। इसी से फसल डिवाइड होती है। कहने का मतलब है वर्ष भर में मौसम परिवर्तन सूर्य के प्रकाश के तापक्रम से होता है। इसी आधार पर पौधों में पुष्पन, फूल आते हैं और वृद्धि होती है। कुछ पादपों में जो पुष्पन जो होता है ना, पुष्पन में कम तापक्रम में आवश्यक है। कुछ जो पौधे हैं उसमें कम तापक्रम में, कम टेम्परेचर में पुष्पन होता है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें अधिक टेम्परेचर में पुष्पन होता है। तो इसी आधार पर वर्ष में 2 फसलों का निर्धारण किया गया है मेनली, मुख्यतः। वो कौन कौन सी हैं, वो एक तो हो गया खरीफ की फसल और एक हो गई रबी की फसल। जो खरीफ की फसल है ये वर्षा ऋतु की फसल है, जो वर्षा ऋतु में जो बोई जाती हैं। ये क्या है, जून से स्टार्ट होती है, कब से, जून से स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक होती है। जून से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक, अक्टूबर में कट पिट जाती है और जून में स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें धान हो गए तुम्हारे, ये वर्षा ऋतु में होते हैं। सोयाबीन हो गई, अरहर हो गई, मक्का, मूंग हो गई, उड़द हो गई, गन्ना हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं, फसल की खरीफ की फसल के अंतर्गत। और जो रबी की फसल है, वो रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु की होती है।
ये नवंबर से स्टार्ट होती है और अप्रैल महीने तक चलती है, अप्रैल तक। नवंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक चलती है रबी की फसल। इसमें गेहूँ, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फसल उत्पादन में सुधार कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से सुधार हो सकता है। एक तो फसल की किस्मों में सुधार किया जा सकता है। अब बात करते हैं फसल की किस्मों में जो सुधार हो गया, फिर हम बात करते हैं संकर बीज हो गए। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये उच्च उत्पादन में सहायक होते हैं। ये उन्नत किस्में हो गई ये क्या है, इनमें क्या होती है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। परिपक्व काल जो होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो फसल 4 से 5 महीने में पक कर तैयार हो रही है वो थोड़ी कम समय में वो 2 महीने 3 महीने में होगी। ठीक है, व्यापक अनुकूलता आ जाती है, ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी को सहन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान के गुण पैदा हो जाते हैं। ये क्या हैं, एक फसल की किस्मों में सुधार करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्या है, फसल की किस्मों में सुधार हो सकता है, फसल उत्पादन प्रबंधन करके फसलों में उत्पादन में सुधार कर सकते हैं, या फिर फसल की जो सुरक्षा में प्रबंधन करके फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है। अब संकर बीज जो हो गए वो क्या हैं, ऐसे बीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिनकी उत्पादकता अधिक होती है, जिनको कम पानी की खपत होती है, या भंडारण बहुत आसानी से हो जाता है उनका। समझ में आ गया। अब बात करते हैं फसल की किस्मों की सुधार। ये आपने कर लिया, फसल की किस्मों में सुधार ये रहा, आगे मैं आपको चैप्टर में बता दूंगा। अब बात दूसरे नंबर की बात करते हैं, फसल उत्पादन प्रबंधन ये रहा। इसमें सबसे पहले पोषक प्रबंधन। अब हमारे जो पौधों को 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। पहले 17 मानते थे, जो 17वां पोषक पदार्थ था वो था निकेल, अब उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अब पौधों के लिए इसको निकेल जो है इसको 17वां जो पोषक तत्व है इसको आवश्यक नहीं माना जाता है। तो 16 जो पोषक पदार्थ हो गए, ये एक तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं और एक हवा और पानी से प्राप्त होते हैं। हवा और पानी से कार्बन, हवा से हो गया कार्बन और ऑक्सीजन, और पानी से, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, एक तो हाइड्रोजन हो गया एक ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन इससे भी मिल गया तो इससे भी मिल गया, एक तो ये हो गया, एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तो हवा और पानी से कितने मिल गए, 3, बचे कितने, 16 में से 3 निकल गए तो 13 मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अब मिट्टी से प्राप्त जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो मैक्रो हो गए, एक माइक्रो हो गए। मैक्रो मतलब बृहद पोषक पदार्थ जिनकी 1 ppm से अधिक की आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म पोषक जो पदार्थ हैं उनकी 1 ppm से कम की आवश्यकता होती है। तो जो बृहद जो पोषक पदार्थ हैं उनमें आते हैं NPK और CAMGS। ठीक है, NPK जो है ये प्राथमिक तत्व हैं और CAMGS जो हैं ये द्वितीय पोषक तत्व हो गए, और CHO जो हैं ये क्या हैं, ये हम मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। CHO जो हवा और पानी से प्राप्त होते हैं, ये क्या करते हैं, पौधों की स्ट्रक्चर बनाते हैं। NPK प्राथमिक और CAMGS ये द्वितीय हो गए। ठीक है, और सूक्ष्म पोषक पदार्थ जो हैं इनको हम कैसे याद रखेंगे, फेंको मंजन बम्बू निकल, फेंको मंजन फेंक दो और बम्बू निकले आएंगे तुम्हारे वहाँ में, बांस। फेंको मंजन बम्बू निकल, तो फेंकू, फेंते FE, कू से CU, और मंजन, मंजन ते MN, जन जिंक, बम्बू बोरोन, बम्बो एम्बो मोलिब्डेनम, और निकल, नी से निकल, कल से क्लोरीन। ये कितने हो गए, गिन लो आप इनको, FE 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए। ठीक है, और 6 ये हो गए NPK और CAMGS, 8 6 14। इसमें से निकेल को निकाल लेंगे हम जो 17वां पोषक तत्व है, कितने बच गए, 13। तो
तो 13 से मिट्टी से प्राप्त हो गए और 3 हवा और पानी से। टोटल 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं खाद की। खाद जो होता है वो कई तरीके का होता है। एक तो वर्मी कंपोस्ट होता है, वो भी खाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रेतीली जो मिट्टी होती है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो निकाल के लाया हूँ। खाद से क्या होता है, रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है, उसमें आप खाद दे दोगे तो क्या होगा, खाद जो है पानी को अपने अंदर रख लेता है। उसमें खाद जो उसमें पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या है, पानी की कमी फील नहीं होती है, पौधे जल्दी विकसित हो जाते हैं। ठीक है, रेतीली जो मिट्टी है, अगर खाद नहीं देंगे तो डायरेक्ट पानी अंदर ज़मीन में चला जाएगा, और खाद दे देंगे तो खाद अपने आप में अवशोषित कर लेता है पानी को और धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध करा देता है। और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है। जो खाद जो होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थों की जब अधिक मात्रा पानी को क्या करती है, निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। अगर खाद नहीं देंगे तो चिकनी मिट्टी में क्या होगा, पानी जम जाएगा, पानी भरा रहेगा खेत में। अगर आप खाद दे दोगे तो अधिक मात्रा में, तो पानी को निकालने में सहायता करता है खाद अंदर तक, जिससे पानी खेत में इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, ये कितने देखो, एक तो कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद हो गई, एक हरी खाद हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे हम उर्वरक की। उर्वरक क्या करते हैं, हमको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं, NPK, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सिंचाई की। ये कई तरीके से होती थी पहले, अब अलग तरीके से होती है। कुएं से, नहरों के माध्यम से, नदी जल उठाव प्रणाली से, या फिर तालाब से। ये चैप्टर में दे रखे हैं आपके थ्योरी वाले पोर्शन में, आप पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है, फसल सुरक्षा प्रबंधन की आगे बात करते हैं हम, फसल सुरक्षा प्रबंधन की। अब फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे, किस चीज़ से सुरक्षा करेंगे, एक तो खरपतवार हो गए उससे सुरक्षा, जैसे गोखरू है, जिसे जैंथियम कहते हैं, गाजर घास, पार्थेनियम, मूथा, साइरेनस, रोटेंटस। ठीक है, या फिर कीट हो गए, पीड़क तथा रोगों से प्रबंधन करना, कीटों से, खरपतवारों से, पीड़क से तथा रोगों से प्रबंधन करना। किसकी, फसल की। ये क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब खरपतवार हैं, उनसे कैसे करेंगे, जैसे खरपतवार नाशी एक आता है 2,4-D, उससे सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे होते हैं ये खरपतवार जो को मारते हैं जो। अब अनाज का भंडारण किस तरीके से करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। पशुपालन हो गया, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। पशु पालने के क्या क्या उद्देश्य हो गए, उसमें कुछ देखो नोट हो गया। एक तो रेड सिंधी हो गई, एक साहिवाल में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यह आपके कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, आगे हम मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे, कुक्कुट जिसे कहते हैं। अब देखो अंडा हो गया, अंडे के लिए क्या है, लेयर किस्म की मुर्गी यूज़फुल होती है, लेयर। और मांस के लिए ब्रॉयलर किस्म की जो मुर्गी होती है, ये इसको यूज़ में लेते हैं। और आहार में क्या लेती हैं, विटामिन ए तथा विटामिन के अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मत्स्य उत्पादन या मछली पालन की। एक तो हो गया समुद्री मत्स्य की मछली पालन। संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट से, कहाँ, समुद्री तट से 7500 किलोमीटर तक हम समुद्र में मछली पालन कर सकते हैं। यह सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछली कौन सी हैं, एक तो प्रोम्फेट हो गया, या मैकल हो गया, टूना, सरडाइन तथा बॉम्बे डेक। ये कौन सी हैं, सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछली हैं। और ऑस्टर मछली है, उसका यूज़ मोतियों को प्राप्त करने में होता है। मोती से आपने कभी देखा होगा, एक CPC होती है, उसमें से क्या करते हैं, मोती निकालते हैं, है ना। ऑस्टर मछली से प्राप्त होती है, ऑस्टर मछली से। समुद्री संवर्धन में जिसे मैरीकल्चर कहते हैं। ठीक है,
बात करते हैं अंतःस्थलीय मत्स्य की। समुद्र के अलावा जल स्रोतों से जो मछली प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है, अंतःस्थलीय मत्स्य की। इनमें आपस में आहार के लिए संवर्धन नहीं होता है आपस में। अब जैसे समुद्र में तो मछलियाँ क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, छोटी मछलियों को खा लेती हैं या फिर और कोई चीज़ को खा लेती हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को खा लेती हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन जो अंतःस्थलीय मत्स्य होती है उसमें क्या होता है, आपस में आहार के लिए लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कि कोई तालाब है, वो क्या है, जैसे उसमें कटला जो मछली है उसको क्या करती है, जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। कोई जैसे व्यापार करता है, कोई मछली पालन करता है, किसी तालाब में उसने बीज फेंक दिया, तो सबसे पहले उसमें उसमें 3 तरीके का फेंका। जैसे कटला मछली है तो वो क्या करती है, जल की जो सतह है ना ऊपर वाली, उससे भोजन प्राप्त कर लेगी। रोहू मछली है वो मध्य से भोजन प्राप्त कर लेगी। और मृगल या कॉमन सर्प है, कॉमन कॉर्प है, वो जल के तल से भोजन प्राप्त कर लेगी। और एक ग्रास कॉर्प मछली है वो खरपतवार को खा लेती है। इस तरीके से इनमें क्या होता है, आपस में खाने के लिए लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे मधुमक्खी पालन की। एपिस सेरेना इंडिका ये सामान्य भारतीय मक्खी है। इसे देसी किस्म की मक्खी कहते हैं, एपिस सेरेना इंडिका को। एक होती है एपिस डोर्सेटा, ये एक सेल मक्खी है। एक होती है एपिस फ्लोरी, ये लिटिल मक्खी, जिसे लिटिल मक्खी कहते हैं। एक होती है इटली मक्खी, जिसे कहते हैं एपिस मेलिफेरा। ये क्या करती है, मधु को, शहद को एकत्रित करने की क्षमता अधिक होती है इसमें। ये डंक कम मारती है। इसकी प्रजनन जो क्षमता होती है वो तीव्रता से होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी रहेगी, शहद को या फिर मधुमक्खी पालन में या शहद को एकत्रित करने में, इटली मक्खी, ठीक है। ये जो निचोड़ है ये इस चैप्टर का क्लास 9 के अध्याय 15 का निचोड़ है, खाद्य संसाधनों में सुधार। बस यही चीज़ दे रखी हैं, आप इसको आप थ्योरी में पढ़ के देख लो एक बार अपने हिसाब से। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो, आपने पढ़ा होगा, हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। पढ़ लिया ना आपने पहले। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि, स्वास्थ्य के लिए होती है। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पिछली क्लासों में, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ दे रखी है, इसको आप पढ़ लेना। अब देखो, अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है, ये पढ़ लिया मैंने, पढ़ा दिया आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें। एक श्वेत क्रांति हो गई, वो दूध का उत्पादन बढ़ाया जाता है इससे, ठीक है, उसका अच्छा प्रबंधन किया जाता है, यह आपको बता दिया। ये देखो, इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। अब आगे देखो, ये देखो, केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चैप्टर में क्या दे रखा है, खाद्य संसाधनों में सुधार, जो रिसोर्स हैं उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं हम। देखो, केवल फसल उत्पादन बढ़ाने और उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करते हैं। जो खाद्य की सुरक्षा है, उत्पादन करने वाले पर, उपलब्धता दोनों पर निर्भर करते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा, जैसे संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ मिश्रित खेती क्या है। एक अंतरा फसलीकरण हो गया। संगठित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए, ठीक है।
ये संगठित कृषि प्रणालियाँ ये, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यही इस चैप्टर का निचोड़ है। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, ये आप पढ़ लेना इसमें से। देखो, फसल उत्पादन में उन्नति किस तरीके से हो सकती है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। किस तरीके से हो सकती है, ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं। देखो, मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। जैसे देखो, दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होती है। तेल वाले बीजों से सोयाबीन, मूंगफली, तिल से इसमें वसा प्राप्त होती है, मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। सब्जियाँ, मसाले, फलों से हमने विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो है बरसीम है, जई है, सूडान है, ये जो फसलें हैं चारा वाली, इनसे चारा प्राप्त होता है पशुधन के लिए। देखो, क्वेश्चन किया गया अनाज, दाल, फल, सब्जियां से हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपने इसमें पढ़ लिया। बताओ क्या है। दीप्तिकाल, फोटो पीरियड्स, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, एक बार पढ़ सकते हो आप इसको। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी पर मैं बताया था ना आपको, परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके, वे अपना जीवन या चक्र पूरा कर सकें। दीप्तिकाल जो है वो क्या है, सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जो खरीफ की फसलें जैसे जून से आरंभ होकर अक्टूबर महीने तक चलती हैं। ऐसे ही रबी की फसलें हो जाएंगी, आपको बता चुका हूँ। भारत में सन 1952 से लेकर सन 2010 तक कृषि भूमि 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। अब पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई, यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है बीज को कैसे चुनें, कौन सा बीज चुनें, ठीक है। और दूसरा है फसल की उचित देखभाल करना, और तीसरा है खेतों में हुई फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। अब इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। सुधार किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो हो गया फसल की किस्मों में सुधार करके, फसल उत्पादन का प्रबंधन करके, फसल की सुरक्षा का प्रबंधन करके, ठीक है। अब देखो, फसल की किस्मों में सुधार किस तरीके से कर सकते हैं। फसल को अच्छा उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता और उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इससे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, किस तरीके से कृषि प्रणालियाँ तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। क्योंकि मौसम की परिस्थितियाँ जैसे सूखा, आर्द्रता पूर्ण गठित होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उग सकें। इसी प्रकार किस्में बनाई जाती हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं, जैसे उच्च उत्पादन का कारक हो सकता है प्रति एकड़ फसल की उत्पादक बढ़ाना, उच्च उत्पादन। उन्नत किस्में फसल की उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, तिलहन में तेल की और फल सब्जियों गुणवत्ता, तिलहन में तेल की और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, ये बताया था। जैविक मतलब रोगों से, कीट या फिर निमेटोड्स, तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जो लवणता कहते हैं उसको, जलक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला, इन परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। ऐसी किस्में पैदा करके हम क्या कर सकते हैं, फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं।
अब देख, परिपक्वन काल में परिवर्तन फसल को उगाने के लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय में होने के कारण फसल उत्पादन में भी धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि को कम करता है। अब व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, जैसे चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। भाई, चारे वाली फसलों जितनी लंबी होंगी, जितनी सघन घनी होगी उनकी शाखाएं, उतना ही ज़्यादा चारा होगा, है ना। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब देखो, प्रश्न हो गए, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैविक का मतलब हो गया कीट हो गए, निमेटोड हो गए, और अजैविक का मतलब ये आपने पढ़ तो लिया, ये रोग, कीट, निमेटोड, अजैविक सूखा, छाड़ता, जलक्रांति, ठीक है। किस तरीके से करते हैं ये और फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान की गुण, फसल सुधार के लिए ये रहा, ठीक है। अब देखो, फसल उत्पादन प्रबंधन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। ये रहा फसल उत्पादन प्रबंधन करके। पहला है पोषक प्रबंधन, जिसमें क्या है, 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं, जिसमें क्या है, जो हवा से कार्बन ऑक्सीजन और पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 तो ये मिल गए, और शेष 13 जो हैं मिट्टी से प्राप्त हो जाते हैं। 13 पोषकों में 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इन्हें बृहत पोषक तत्व कहते हैं। जिनकी अधिक मात्रा चाहिए उन्हें मैक्रो या बृहत कहते हैं, आपको बता चुका हूँ। जिनकी कम मात्रा चाहिए उन्हें सूक्ष्म या माइक्रो कहते हैं, ठीक है। ये रहा बृहत, कौन कौन से हैं, NPK और CAMGS। ये रहा NPK और CAMGS, ये मैक्रो या बृहत हो गए, जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म पोषक पदार्थ ये रहे, ठीक है। अब बात करते हैं खाद की। खाद कितने तरीके का होता है, ये क्या क्या करता है हमारी मिट्टी में, आपको बता चुका हूँ मैं। जैसे देखो, रेतीली मिट्टी में क्या है, पानी को रखने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। अब खाद है, कई तरीके से इसको बनाते हैं। खाद को बनाने में हमें जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से जो उर्वरकों की, जब ऐसे जो ये ऑर्गेनिक खाद है, इसको ज़्यादा यूज़ मिलेंगे तो जो उर्वरक है उसकी कम आवश्यकता होगी, उसका उपयोग कम करेंगे कम से कम, जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा, ठीक है। अब जो खाद है, देखो, विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ये रहा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा जानवरों तथा परित्याग चारे, घरेलू कचरे आदि को गड्ढों में क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों को अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, जो कूड़ा करकट जो होता है उसे क्या करता है, केंचुआ जो होता है जल्दी से निरस्तीकरण कर लेता है उसका। अब हरी खाद हो गई, ये रही हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में जो हैं, जो ग्वार है, मूंग है, उसको उगा लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसको जो खड़ी फसल होती है उसको उसमें हल चला के खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं, ठीक है। उर्वरक हो गया, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं ये। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल क्या होता है, इनमें अच्छी वृद्धि होती है, स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। देखो, उत्पादन के लिए और उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं, ठीक है। पढ़ लेना आप इसके बारे में। ये क्या करती है, ये पर्यावरण
के प्रदूषण में सहायक होती है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं मिलता है इनसे, उर्वरक जो होते हैं। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण भी होता है उर्वरक से, ठीक है। जैसे देखो, उर्वरक को बड़े ध्यान से करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसका सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा इसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण बनती है। अब देखो, उर्वरक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है तथा सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घ अवधि हैं। अब आप जो खाद्य और उर्वरक में आप अंतर जो है कर लेना इसी हिसाब से, ठीक है। बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई किस तरीके से करते हैं, ये रहा सिंचाई। दूसरे नंबर का जो हो गया, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात भारतीय अधिकांश जो क्षेत्र हैं में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है, जो ठीक है, अधिकांश जो खेती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिक से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। पानी की कमी, इसको पढ़ लो आप, जो ये पैराग्राफ है, पानी की कमी, इसको पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को सहन कर लेती हैं, ठीक है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं, जिनमें से क्या हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां हैं कि स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण जैसे कुएं, नहरें, नदियां, तालाब हैं। ये रहा कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। एक नहरें हो गई, एक नदी जल उठाव प्रणाली है। अब नहरों से सिंचाई कर लेते हैं, कुओं से कर लेते हैं, यहाँ पढ़ लेना। अब जो है, जो नहरें जल उठाव, नदी जल उठाव प्रणाली क्या है, देखो, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है। क्या, जिन क्षेत्रों में जलाशय जो होते हैं उनमें कम पानी जो होने के कम पानी मिलने के कारण नहरों का जो बहाव है वो क्या होता है, अनियमित होता है। नहरें लगातार नहीं बहती हैं, कुछ टाइम बहती हैं फिर उनमें पानी नहीं होता है, तथा अपर्याप्त पानी होता है। वहाँ क्या होता है, जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। ये क्या है, ये क्या है, नदी जल उठाव प्रणाली है। तालाब क्या है, छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। पढ़ लेना इसके बारे में। अब फसल पैटर्न की बात आ गई। फसल पैटर्न में देखो, मिश्रित फसल हो गया। एक तो फसल पैटर्न में मैंने आपको बता दिया, ये रहे उसके दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक ही खेत में उगाना, गेहूँ चना अथवा गेहूँ सरसों मूंगफली, ठीक है। अब एक हो गया अंतरा फसलीकरण, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये रहा सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया, इसके उदाहरण हो गए। अंतरा फसलीकरण ये रहे, देखो, दो लाइनें ये हो गई, दो लाइनें ये हो गई, दो लाइनें ये हो गई। इस तरीके से हम किसी को चीज़ को पैदा कर लेते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ पैदा कर लेते हैं। क्या अंतरा फसलीकरण के अंतर्गत आता है। अब फसल सुरक्षा का प्रबंधन कैसे करते हैं, जैसे खेतों में फसल खरपतवार हो गई, कीट पीड़क
तथा रोगों से प्रभावित होती है जो फसल होती है। यदि समय से क्या समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रण नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दी, गोखरू जेंथियम, गाजर घास, पार्थिनम गोथा, साइरेनस रोटेंटस, ये क्या हैं? ये खरपतवार हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? खरपतवार भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। जो पोषक पदार्थ उस फसल को मिलने चाहिए थे उसको क्या करते हैं? खरपतवार ले लेते हैं। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार को खेतों में से ही निकाल देना चाहिए। अब कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले मूल, तने तथा पत्तियों को काट लेते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों से एक कोशिकीय रस को चूस लेते हैं। ये तने तथा फूलों में छिद्र कर देते हैं। ये क्या है? 3 तरीके से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। रोग जो होता है ये मिट्टी, पानी तथा हवा से उपस्थित होते हैं। इन माध्यम से ही पौधों में फैलते हैं। ठीक है, किन माध्यम से? हवा के माध्यम से। अब खरपतवार कीट रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि है जो पीड़कनाशी रसायन का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी आती है, कीटनाशी या कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अधिक से अधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है? जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियाँ तैयार करना या फिर अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ठीक है, पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियाँ हैं। समझ में आ गई? अनाज का भंडारण, फिर पशुपालन, फिर पशु कृषि, फिर कुक्कुट मुर्गी पालन, फिर समुद्री मत्स्यिकी, यह आपका चैप्टर हो गया। फसल सुरक्षा प्रबंधन मैंने आपको बता दिया। अब आगे अनाज का भंडारण। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चींचड़ी तथा जीवाणु हैं। इस हानि के अजैविक कारण भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी से व ताप का अभाव होता है, इस कारण हो जाते हैं। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन को कम कर देते हैं तथा अंकुरण की क्षमता को खत्म कर देते हैं। उत्पाद को बदरंग, बेढंगा, बेरंग का, बिना रंग का, हल्का फीका रंग हो जाता है। ये सब लक्षण बाजार में भी उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारणों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडार को प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। ये क्या होता है? जब भंडारित करते हैं ना हम अपनी फसल को, अनाजों को, ठीक है, तो उससे पहले ही क्या किया जाता है? निरोधक नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह से सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में फिर छाया में, ठीक है, तथा धूमक का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाएं या सम्मिलित हैं। ठीक है, धूमक क्या है? ये एक प्रकार का रसायन है जो पर्याप्त टेम्परेचर और दबाव पर गैसीय अवस्था में मौजूद होता है। ये क्या करता है? कीटों को मार देता है, कीटों को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है ये। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पशुपालन। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रित करना है। अब देखो, जो पशु से प्राप्त जो उत्पाद हैं, दूध से क्या है, जो पशुओं से जो मिलता है, दूध मिलता है, जीव जानवरों से अंडा मिलता है, मांस मिलती है, मछली मिलती है। उसमें वसा कितनी है, प्रोटीन कितनी है, शक्कर में कितनी जो है शक्कर है, उसमें कितनी शुगर है, खनिज कितना, जल, विटामिन, ये आपको सारणी दे रखी है, इसको अच्छे से कर लेना। बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है इनमें। पशु कृषि। पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं। एक तो दूध देने के लिए कृषि कार्य जैसे हल चलाना तथा सिंचाई तथा बोझ ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीसीज हैं। एक तो गाय हो गई जिसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, एक भैंस हो गई जिसका बोस बोवेलिस साइंटिफिक नेम है। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के बाद दूध का उत्पादन का समय काल। ठीक है, इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रावण काल के बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी या ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्ल जो हो गई जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, जो चित्र में दे रखी हैं, उनमें क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जो आपको शॉर्ट नोट्स में मैंने बता दिया। यदि इन दो नस्लों का संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिससे दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा लंबा दुग्ध श्रवण काल होंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। आगे देखिए, उत्पादन की मात्रा, मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको जो पशु पालते हैं उनको आवास की भी आवश्यकता होती है, उनकी सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए हमको। जैसे पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका जो आवास है वो छतदार होना चाहिए तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी, सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। अब जैसे देखो, ये रहा दूध देने वाले पशु या डेयरी पशु की आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पर पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, जैसे रुक्षांश, जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं। एक होता है सांद्र, जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसमें क्या है, आप खुद पढ़ लेना इस चीज़ को। अब बात करते हैं हम कुक्कुट की, मुर्गी पालन की। अंडे व कुक्कुट मांस के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, अंडे के लिए और मांस के लिए। ठीक है, अंडों के लिए लेयर मुर्गी पालन किया जाता है, लेयर का अंडे देने वाली लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रॉयलर। देखो, मुर्गी की दो किस्म दे रखी हैं, एक तो एसिल, एक लेग हॉर्न। गुणों, निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेग हॉर्न नस्लों का संकरण किया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु संकरण किया जाता है। गर्मी अनुकूल क्षमता और उच्च उत्पादन को सहने की क्षमता बढ़ जाती है इससे। देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता होती है। अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। अब देखो, अंडे तथा ब्रॉयलर का उत्पादन, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ब्रॉयलर जो होते हैं चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने तथा उन्हें उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उससे बचाव करना भी शामिल है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण, पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए और कुक्कुट जो आहार है उसमें विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या, ब्रॉयलर के आवास, पोषण, पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। जो ब्रॉयलर हैं उसमें आहार, उसके आहार में प्रोटीन और वसा होनी चाहिए प्रचुर मात्रा में, और जो कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है, जीवाणु भी, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों के में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं मत्स्य पालन की, मछली पालन की। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन के पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ तथा जैसे प्रॉन तथा मोलक सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने वाले की दो विधियाँ हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं तथा दूसरा स्रोत है मछली पालन या मछली संवर्धन। अब मछली जो संवर्धन है उसमें देखो,
मछली के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताज़े जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। समुद्री मत्स्यिकी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, कौन कौन सी जो मछली हैं वो देखो 7500 किलोमीटर समुद्री तट तक मछली का संसाधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक होती है तथा सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ, जैसे समुद्री मछलियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। उनके पकड़ने के लिए मछली क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। और जो सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। किससे? सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से मछलियों का पता लगाया जा सकता है, मछलियों का झुंड कहाँ है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है मुलेट या वेटकी या पर्ल स्पोर्ट पंखयुक्त मछलियाँ जो हैं, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा हो गया, ठीक है, मत्स्य तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार मतलब स्टॉक कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मैरीकल्चर कहते हैं। एक हो गया अंतःस्थलीय मत्स्यिकी, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ये रही कटला, शिल्परकार्प, रोहू, ग्रास कोप, मृगल, कॉमन कोर्प। किस प्रकार से जो है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, कौन सी मछली पानी की सतह से भोजन प्राप्त करती है, कौन सी मध्य से, कौन सी तली से, ठीक है, कौन सी खरपतवार खाती है। आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मधुमक्खी जो क्या होती हैं, उस शहद को इकट्ठा करती हैं, जिनसे मोम भी प्राप्त किया जा सकता है, शहद भी प्राप्त किया जा सकता है। मोम और शहद बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कौन कौन सी मक्खी हैं। ये रही एपिस डोरसेटा, एपिस सेरेना इंडिका, इटली मक्खी। जो इटली मक्खी है वो क्या है, मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इटली मक्खी में क्या होता है, इटली मक्खी जो होती है डंक कम मारती है, शहद का जो है जो कलेक्शन है वो ज़्यादा करती है, ठीक है, इसमें प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। किसमें? इटली मक्खी में। ये रहा जो इटली मक्खी है, मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, डंक भी कम मारती है, ठीक है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका तथा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधु की कीमत, गुणवत्ता, मधुमक्खी को चारागाह तथा उनको मधु को एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। यह आपको मैं पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप इनके क्वेश्चनों को कर लेना। आपने क्या सीखा बताओ? फसल के लिए कुल 16 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मिट्टी से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से जल और पानी से प्राप्त होते हैं, वो बता दिया। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद और उर्वरक हैं, ठीक है, ये भी बता दिया। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन, पशुपालन आदि में बढ़ावा देने वाली खेती को सम्मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। मिश्रित फसल किसे कहते हैं, अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। फसल चक्र क्या है, एक ही कहते हैं विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे क्या कहते हैं, फसल चक्र। पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं हम कि आगे क्या बोएंगे, ठीक है, क्या उगाएंगे। कुक्कुट पालन हो गया, समुद्र अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन मधु और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे अब बात करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।